नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आज हमारे साथ में एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसी कहानी है जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद मेहनत के साथ एक शानदार मुकाम पाया है। ऐसी हस्ती मध्य प्रदेश से हमारे साथ में है राजेंद्र, जिन्होंने अभी हाल ही में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 10वीं रैंक प्राप्त की है। तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई राजेंद्र कि आपने एक शानदार मुकाम पाया है। और मैं मानता हूं कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट जॉब होती है कि शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जब आप अपना पद प्राप्त करते हैं। और आपको बहुत बधाई, पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम मेरा आप सभी को धन्यवाद और टीम को भी मेरा धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे माता पिता और मेरी मौसी माँ और मेरे सहयोगियों का धन्यवाद, जो उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सर्वप्रथम इस जयपुर सिटी को नमन मेरा। कैसा लग रहा है जयपुर में आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए होंगे? जी सर, मेरी ये यात्रा जयपुर की, राजस्थान की बहुत यूनिक रही है। और मेरा जुड़ाव राजस्थान से पहले भी रहा है, मेरे कुछ मित्र भी यहाँ हैं, लेकिन मेरा आना नहीं हो पाया है। लेकिन अब जब पहली बार मैं आया हूँ, आप लोगों के साथ इतना अच्छा यादगार पल बिताए मैंने कि बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी दूर से आए। और जो है ऑनलाइन की दुनिया में एक जो है फेस नहीं होता है, जब सिलेक्ट होते हैं तब पहचान होती है, जुड़ते हैं। तैयारी तो बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं और जब जुड़ते हैं, जब आते हैं तब अच्छा लगता है ना, एक जुड़ाव महसूस होता है। और यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, पूरी इनकी जर्नी को जानेंगे। बहुत लंबी मेहनत की है, बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है ना, वाकपटु है, बोलते बहुत अच्छे हैं। और जो है यहाँ पर बहुत सारा चीजें आपको आज सीखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे राजेंद्र कहाँ से आते हैं, आप विद्यार्थियों को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और यूजी पीजी और आपने कैसे 10 से आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, वैसे यदि देखा जाए तो मेरा मध्य प्रदेश से ही निवासी हूँ। और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक लवकुश नगर तहसील है। लवकुश? जी, क्या बात। तो बिल्कुल सर, जैसा एक लवकुश नगर का नाम है वैसा ही हमें उनका सानिध्य भी मिला और आशीर्वाद रहा है हम लोगों के लिए। हमारी नगरी के लिए माता बम्बर बेनी विराजमान है, तो उन लोगों का सबका हमारे ऊपर हमेशा ही आशीर्वाद रहा है। तो मेरी सर पूरी प्राथमिक शिक्षा जो है 12th तक की लवकुश नगर में ही रहते हुए। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? सर हिंदी मीडियम से ही हुई है। और प्राथमिक शिक्षा मेरी निजी संस्थान से हुई है। और जब मैंने अपनी 12वीं की शिक्षा प्राप्त की तो वो मेरी सरकारी संस्थान से हुई है। अच्छा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल सरकारी संस्थान, हिंदी मीडियम, और वही जो अपना जो परिवेश था जिस प्रकार से, वैसे ही हम आगे शिक्षा प्राप्त की है। और उसके दौरान यूजी कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, और भूगोल की यात्रा कैसे धीरे धीरे शुरुआत हुई? जी सर 12th करने के बाद मैं अपने छतरपुर नगर में रहने लगा। और उस समय मेरे माता पिता ने, मेरी वहाँ मौसी रहती थी, तो मैं उनके साथ रहने लगा। और उसी दौरान मैंने महाराजा छत्रसाल स्वशासी महाविद्यालय से अपनी यूजी की शिक्षा अर्जित की। और यूजी की शिक्षा के दौरान ही, चूंकि मेरी मौसी भी शासकीय शिक्षिका हैं और मेरे माता पिता और भाई बहनों ने, इन लोगों ने मुझे मार्गदर्शित किया कि आप इस दिशा में आगे बढ़िए। तो उसी दौरान मेरे ये धीरे धीरे लक्ष्य निर्धारित होना प्रारंभ हुए। भूगोल कैसे तय किया कि मुझे भूगोल में ये करना है? जैसे यूजी के बाद में कुछ लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस ले, हिस्ट्री ले, भूगोल ले, तो पहले से ही इंटरेस्ट था, ये बाद में उत्पन्न हुआ? सर क्या हुआ कि उसी दौरान मैंने एक सामान्य, एक होता है कि अपन लोग तैयारी करने लगते हैं, कभी वनडे की तैयारी करने लगते हैं, सब रहता है। तो मुझे उस समय एक मेरे शिक्षक मिले और उन्होंने मुझे एक भूगोल की ओर मेरा जुड़ाव बढ़ाया। और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। योगेंद्र सर उनका नाम है। और उन्होंने भूगोल एक शुरुआत में बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रहा। तो मैं कब धीरे धीरे उससे जुड़ाव हो गया पता ही नहीं चला। और किसी विषय में जो है इंटरेस्ट पैदा करने के लिए शुरुआती दौर में किसी ना किसी शिक्षक का हाथ होता है। बिल्कुल। और उसी दौरान जब मैंने फिर एमए में एडमिशन लिया, तो मेरी जो एचओडी मैम और मेरे और जो साथ में सर रहे, उन लोगों का भी बहुत योगदान है।
और गुरु मनु ओम सर का योगदान है। इन लोगों ने मतलब मुझे भूगोल को इतना सरलीकरण शुरुआत में बना दिया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे वास्तविकता में मेरी माता के समान हो। तो इतना आसान हो गया भूगोल विषय, क्योंकि वो इंटरेस्ट किसी भी विषय में जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। और जैसे हम पढ़ते हैं, यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, धीरे धीरे और तैयारी करते हैं, तो उसके साथ साथ में बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जब बाहर रहने लग जाते हैं तो एक मित्रों की दुनिया ही अपना परिवार होता है। बिल्कुल सर। तो आप मित्रों का योगदान रहा है कुछ? जी सर, मैं मानता हूं सर कि परिवार का योगदान रहता है, लेकिन परिवार से बड़ा योगदान मुझे मित्रों का भी लगता है सर। क्योंकि जब हम बाहर संघर्ष करने के दौरान आगे बढ़ते हैं तो मित्र ही हमारे परिवार होते हैं, सखा होते हैं, सब कुछ जो है वो मित्र ही होते हैं। सुख दुख के साथी होते हैं। सुख दुख के साथी होते हैं। कुछ मेरे ऐसे मित्र रहे हैं सर। अब ऐसे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी का योगदान मित्रों का रहा है, लेकिन जब मैंने अध्ययन के दौरान जिनके साथ रूममेट रहा हूँ, जैसे कि एक उनका प्रमुख नाम पुण्य प्रताप सिंह पल्लव है, जो पुण्य प्रताप सिंह पल्लव जी पूरा एक ही नाम है? जी सर, उनका एक ही नाम है। और उन्होंने अपने नाम के दौरान ही इतना कुछ अपने में समाहित किया है कि बहुत कुछ उनका सहयोग रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत योगदान रहा है। उसके बाद मेरे और 2 मित्र जो सहयोगी रहे, जैसे कि प्रशांत हैं, छोटा भाई के समान लखन है, और छतरपुर नगर में रहते हुए जैसे कि अनिकांत हो गए, शुपर हैं और सुमित हैं। ये सर ऐसे मित्र हैं जो केवल मित्र नहीं है, इन्हें भाई भी बोल सकते हैं। अब पता चला आपको ट्रेवल करना है, आपकी टिकट नहीं है, आपको छोड़ने जाना है, भाई तो बना दे यार। वो बिल्कुल तो वो छोड़ने भी जा रहे हैं, लेने भी जा रहे हैं, तो उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सफलता वास्तविकता में उन लोगों के लिए ही है। जैसे आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हो वही एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा कि हम जब दिल्ली में थे, और दिल्ली में क्या पहले यहाँ जयपुर आए, ग्रेजुएशन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो सुनील सर और जैसे हमारा है, तो हम जो ऐसे दोस्त हैं कि एक डाउन हो रहा था दूसरा उठा देता है कि यार नहीं हिम्मत रखनी है ना, दूसरा डाउन हो रहा था मैं बोल देता नहीं यार सुनील अभी हिम्मत रखनी है। तो क्या है, दोस्तों से एक दूसरे को संबल मिलता रहता है। बिल्कुल सर। और वही संबल हमें आगे लेके जाता है। बिल्कुल सर। तो तैयारी के दौरान अच्छे मित्र, मैं कहूंगा कि अच्छे मित्र, विश्वासी मित्र और आपके साथ ट्यूनिंग वाले मित्र अच्छे होने चाहिए। वो ग्रुप जो है जल्दी सक्सेस होता है और आपको एक एनर्जी, ऊर्जा, पॉजिटिव वे आपको दिखाता रहता है। मेरे जो लोकल के मित्र रहे, उन्होंने, मैं जब भी घर गया तो हमेशा मुझसे ये बोला कि नहीं यार राजेंद्र तुम कर सकते हो। तो जो एक बल मिलता है। मेरा एक मित्र एयरफोर्स में भी है, तो उसने और विविधतापूर्ण तरीके से दुनिया को देखा है, कई जगह उसकी पोस्टिंग रही है। लोकल के मेरे कुछ मित्र हैं, तो उनके साथ हम लोग साथ में बैठते हैं, जैसे आशीष है, जितेंद्र है। तो ये लोग क्या होता है कि जब साथ बैठते हैं तो कहते हैं नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। तो जो ये अभी प्रेरणा मिलती है, ये हमें अपने आप सिखाती है कि नहीं यार हम कर सकते हैं। अच्छी बात है ये, और मिलनी चाहिए प्रेरणा, और ऐसे मित्र जो होते हैं तो वो आगे ले जाते हैं। अब आपने जैसे पीजी हो गया, फिर कब सोचा कि मुझे नेट देना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? पहले से सोचा हुआ था या क्या आपने कब आने के बाद आपको लगा कि यस मैं कर सकता हूँ या इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए? सर चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा भूगोल से जुड़ाव हो चुका था, तो उसी दौरान मुझे सिविल सेवक की तैयारी का मौका मिला और मैं उस दिशा में आगे बढ़ा। तो मैंने प्रयास किए, तो प्रथम प्रयास में ही मुझे प्री क्वालिफाई हो गया और साक्षात्कार तक मैं प्रथम प्रयास में वहां तक पहुंचा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने इस फील्ड में? जी सर, मैं ये जी सर, मेरा इस दिशा में भी ये प्रथम प्रयास है जिसमें मैं अंतिम रूप से चयन भी हो गया। तो उसी दौरान सर जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी की, तो मैं सब विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि मुझे उस समय कई मेरे और गुरु रहे, शिक्षक रहे, सहयोगी रहे, अनुभवी रहे, जो पूर्व में उन्होंने मुझे बता दिया कि सिविल सेवा की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसी दौरान हमें अपना एक ऑप्शन भी रखना चाहिए। मतलब ये है कि सिविल सेवा की तैयारी एक मैराथन दौड़ है। जी सर। जिसमें आपको टाइम लगता है, 3-4 साल आपको इन्वेस्ट अपनी लाइफ का करना पड़ता है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके बाद भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि आप प्री पास करेंगे, फिर मेंस करेंगे, फिर इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पीछे होगे तो वापस जो है आप उसी स्टेज में आ जाते हैं। तो लंबी तैयारी के दौरान कहीं ना कहीं बी प्लान आपने भी सोच रखा था या साथ साथ में होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों को? मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए।
क्योंकि यदि ऑप्शन बी रहता है तो हमें एक सिविल सेवा की तैयारी में भी एक मजबूती मिलती है। बिल्कुल। ईश्वर करे कि हमारा सिलेक्शन अंतिम रूप से सिविल सेवा में हो जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें चैलेंज मिलते हैं, चुनौतियों की वजह से हम उससे असफल हो जाते हैं। तो फिर हमारा अगर ऑप्शन बी होता है तो हम उसको बहुत अच्छे से कर जाते हैं। उससे क्या एक संबल रहता है कि यस मैं इसमें कर रहा हूँ, और नहीं हुआ तो आदमी टूट जाता है। नहीं तो जैसे बी प्लान रहता है तो उसपे वो अच्छे से जॉब भी प्राप्त कर लेता है, एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि यस जो है आर्थिक एक निर्भरता भी आ जाती है, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतने लाखों लोग तैयारी करते हैं, सिलेक्ट जो है सीटें बहुत कम होती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये चीजें होनी चाहिए साथ में। तो अभी जैसे अपन चर्चा कर रहे थे, आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है, अब भी वापस आपका शायद ये पीएससी का शायद तीसरा इंटरव्यू होगा, एपी सहित। हाँ सर, ये मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा का ये तीसरा इंटरव्यू है, और हाल ही में कुछ समय बाद मुझे दूसरा इंटरव्यू भी देने को सिविल का मिलना है। आपको शुभकामनाएं देंगे हम पूरे अपने यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से कि आगे भी आप जो है, जैसे अभी आपने झंडे गाड़े हैं मेहनत के बल पर, आप वैसे एसडीएम बनो, वहां पे आप अपना जो है अच्छा अधिकारी बन के नाम रोशन करो। शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जैसे साथ में अभी एक बात हम भूल गए बीच में कि आप अभी प्राथमिक शिक्षक भी हैं। जी सर। और जॉब भी साथ में कर रहे हैं, और प्राथमिक शिक्षक जैसे देखते हैं तो एक ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग होती है, या वहां पे इतने संसाधन नहीं होते पढ़ने के, तो कहीं ना कहीं जो एक पढ़ाई वाला कंपटीशन का माहौल होता है उससे थोड़ा हम दूर हो जाते हैं। तो ये जॉब के साथ कैसे मैनेज किया आपने? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और इस पे हमें नोट करना चाहिए कि कई बार हमें लगता है कि हम अपनी पारिवारिक एक आर्थिक सबलता के लिए और सहयोग देने के लिए कई बार छोटी जॉब भी स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि जॉब सब बराबर ही है, लेकिन सर उस दौरान क्या होता है कि हार मान जाते हैं हम लोग और बैठ जाते हैं कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे पास एक अच्छा मनोबल होता है, और टीम अगर जो हमारा स्टाफ है वो सहयोगी होता है, और हमारा टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन अगर अच्छा है। आपने कैसे किया, कैसे चीजों को? जी सर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ पहले तो जो हमारे सहयोगी रहे हैं, मेरे जो एचएम रहे हैं और जो संकुल प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने मुझे एक समर्थन दिया इसके लिए कि आप मतलब करिए। उनका एक ऐसा रहा है कि इस दिशा में मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। और चूंकि सर मुझे लगता है कि हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम आसानी से कर सकते हैं, बस हमें अपना मनोबल रखना है। आप समय को चुराइए। बिल्कुल है, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब आपको निकालना पड़ेगा, आपको समय चुराना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलो स्टाफ में साथ में बैठे हो, आपका लंच का टाइम है, आप लंच करिए, लंच करने के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही है। क्लास में जाने के पूर्व आप कुछ देख लीजिए। सुबह आपके पास एक समय बचता है कि आप 4-5 घंटे मतलब पढ़ सकते हैं, वो समय निकालिए। कुल मिला के ये कह सकते हैं एक संकल्प आपके मन में है तो कहीं ना कहीं आप निकाल लेते हैं कि यस मुझे करना है, थोड़ा बहुत यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा तो इससे मैं बचूं। ये चीजें होती है, धीरे धीरे आदमी कर लेता है। जी सर, जैसे सर एक छोटा सा वाकया है कि मेरी ट्राइबल में ही पोस्टिंग है सर। अच्छा, ट्राइबल एरिया। हाँ, मेरे लिए ये बहुत ही सहयोगी रहा कि मुझे उन क्षेत्रों में कार्य करने का सौभाग्य मिला। मैं उन चीजों से बहुत वंचित था पहले, लेकिन मुझे अब जनजाति आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा देने का मौका मिला। मुझे उन लोगों का भी बहुत प्रेम मिला, जुड़ाव होता है बहुत सर, मुझे बहुत जुड़ाव रहा उन लोगों से, एक जो आत्मीयता जुड़ा हुई। तो सर उस दौरान क्या होता था कि मुझे 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। जी, मेरे सभी मित्र थे तो उन्होंने मोटरसाइकिल रख ली थी, और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप मोटरसाइकिल रख लीजिए। तो मैंने सर उस समय क्या, मेरा संकल्प ये था कि मुझे यहाँ से करके आगे कुछ निकलना है। तो सर मैंने मोटरसाइकिल को इग्नोर करके, और वो 1.5 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का पैदल जाना और पैदल आना, चाहे कोई भी मौसम हो, धूप निकली हो, बरसात हो रही हो, मैंने कहा मैं पैदल ही यहाँ से आऊंगा जाऊंगा, ताकि मेरा संकल्प दृढ़ हो कि मुझे यहाँ से कुछ करके आगे बढ़ना है। तो सर उसका परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, वही मोटिवेशन भी वहां से मिलता है। हाँ, कि बस मुझे और आगे बढ़ना है। अब थोड़ा भूगोल पे आते हैं, क्योंकि भूगोल में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, तो भूगोल के विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि आप जैसे नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑलमोस्ट तैयारी सेम होती है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, और मध्य प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका सिलेबस अगर देखें तो नेट से भी थोड़ा सा छोटा है। हाँ सर। तो आपकी क्या रणनीति रही, आपने कौन सी किताबें पढ़ी नेट जेआरएफ के दौरान, और उसके बाद में एपी के दौरान आपकी क्या रणनीति रही? सर चूंकि सिविल सेवा की तैयारी की थी तो एक बेसिक चीजें मजबूत हो गई थी धीरे धीरे,
और उसके लिए मैंने कुछ बुक्स को फॉलो किया, और जैसे कि सर अपनी टीम की ही जो मटेरियल था उसको भी प्राथमिकता में रखा, और इन सब के पूर्व सबसे पहले जरूरी की जो एनसीईआरटी है हमारी, एनसीईआरटी जो बेसिक है, फाउंडेशन। हाँ सर, बिल्कुल सही। मतलब कई बार अब ऐसा भ्रम भी फैला जाता है कि अब वो एनसीईआरटी में मजा नहीं है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन आज भी एनसीईआरटी को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सर, डायरेक्ट आते हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमसे छूट जाते हैं हमारी तैयारी के दौरान, लेकिन वो एनसीईआरटी कवर करती है। और कुछ स्पेसिफिक बुकों को भी मैंने फिर फॉलो किया, प्रैक्टिकल भूगोल के लिए कुछ किया। प्रैक्टिकल की समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों को रहती है, उसको कैसे आसान किया आपने? सर पहले तो ये कि आपके द्वारा ही जो बुक निकाली गई है, मैं मानता हूँ सर कि वो इनफ है। पहली तो नोट्स, बिल्कुल सर, वो मतलब वास्तविकता में इनफ है। और इसके अलावा सर जो एनसीईआरटी की 11th-12th में प्रैक्टिकल भूगोल, वो देखने में बहुत पतली लगती है, लेकिन सर उसमें बहुत कुछ समाहित है, कंटेंट बहुत है, बहुत कंटेंट है। उसको बस हमें गहनता से देखना है कि हर लाइन कह क्या रही है। तो मैंने उसको भी फॉलो किया, और फिर एक स्पेसिफिक बुक को भी थोड़ा सा फॉलो किया। तो इतने में सर मेरा, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल भूगोल कवर हो गया। और एक चीज और सर कि क्या होता है कि जब हमने फोबिया जिस चीज का बना लिया है कि पूरी 10 यूनिट के दौरान हम कहते हैं कि यार प्रैक्टिकल भूगोल हमसे बन नहीं रही है, प्रैक्टिकल भूगोल बन नहीं रही है, और उस दौरान पता चला हमने प्रैक्टिकल भूगोल चक्कर में भारत का भूगोल गलत करके आ गए। ये होता है, ये होता है। बिल्कुल। तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है, जो आसान पार्ट है उसमें ज्यादा गलतियां करके आते हैं, और जो टफ पार्ट है अगर जिसने सही पढ़ लिया है तो उसकी एक्यूरेसी वहां पे शानदार आती है। बिल्कुल सर। और जनरली सब लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल भूगोल टफ है, हमसे नहीं होती है, लेकिन वो उसको ढंग से पढ़ते भी नहीं। आज कोई भी विद्यार्थी किसी से भी पूछ लो भूगोल में कि आपको प्रायोगिक भूगोल टफ लगती है? सर बिल्कुल कठिन लगती है। लेकिन ये पूछो कि क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ ली? कि सर वो तो नहीं पढ़ा। ये स्थिति है। तो ये अच्छी बात बताई आपने कि प्रायोगिक भूगोल की जो 2 किताबें हैं वो बहुत शानदार है, पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा और दूसरा सर, जैसे कि माजिद हुसैन सर की जो थिंकर्स की बुक थी, वो भी अच्छी थी। और एक चीज और सर यहाँ नोट करना चाहता हूँ मैं कि पढ़ने के दौरान पढ़ना तो ठीक है, आप मतलब मटेरियल को पहले लिमिट में रखिए। हम लोग क्या करते हैं कि ये बुक भी खरीद ली, वो बुक भी खरीद ली, तो कई बार हमारे यहाँ बुक तो इतनी हो जाती हैं कि ढेर लग जाता है। यहाँ पे जैसे जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा कंफ्यूजन, जी, जितना ज्यादा कंटेंट उतना ज्यादा बर्डन, जी ये कह सकते हैं। जी सर, मैं मतलब आप कभी मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊं, मेरी मटेरियल बहुत लिमिट में है सर, लेकिन वो इतनी मजबूती है कि मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा पाता। बिल्कुल, इसको कहते हैं कि राइट टाइम पर राइट कंटेंट पढ़ना। बिल्कुल सर। और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम की डिमांड क्या है? भूगोल अथाह है, सागर है, इसमें डूब जाओ पूरा जीवन भी नहीं पढ़ पाओगे आप। इतना सागर है, इतना बड़ा महासागर है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि एग्जाम की डिमांड क्या है उसके ओरिएंटेड पढ़ना, और एग्जाम की मांग समझ में आ जाती है तो आप टू द पॉइंट पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी आसान हो जाती है। बिल्कुल, और इसमें प्रैक्टिस का सर बहुत बड़ा रोल है कि पढ़ने के साथ साथ हम प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू, एमसीक्यू। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, जैसे मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने सबिन सिंह सर की बुक को बिल्कुल घोर के रख दिया, मतलब इतना पढ़ा है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो वास्तविकता में आपको नॉलेज तो आ गया है उस विषय का, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप पेपर क्रैक नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, आपका जीआरएफ नहीं हो रहा है, आप एपी नहीं बन पा रहे हो। तो हमें लगता है कि प्रैक्टिस का भी उतना ही रोल है। ये तो हमें लगता है हमें अपने पूर्वजों से और जो हमारे वीर सेनानी रहे हैं उनसे भी सीखना चाहिए कि उन्होंने प्रैक्टिस को कितना बड़ा योगदान दिया। जैसे मैं आज जयपुर की भूमि में हूँ, राजस्थान में सबसे बड़ा अगर एक नाम चलता है वो है हमारे महाप्रताप जी। तो उनसे मैंने बहुत कुछ ये सीखा कि उस समय एक सोनी सीरियल में उनका एक वो आता था, सीरियल आता था, तो मैंने उसको बहुत देखा। तो अच्छा रोल किया उन्होंने, जो भी उसके प्रतिभाशाली साली रहे हैं। तो उससे मैंने सीखा कि वास्तविकता में प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने आंख मीच के भी कैसे मतलब चीजें भाला चलाना, ये सब चीजें सीख ली हैं। तो हमें भी लगता है कि हमें अपने जो कुछ बुक्स हैं उनको प्रैक्टिस में रखना चाहिए, सफलता मिलती है जरूर। जितना ज्यादा एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जितना ज्यादा आप टेस्ट सीरीज निकालते हैं उतना ही जो है वहां पर एफिशिएंसी और शानदार आती है। ये करना चाहिए, बहुत जरूरी है कि केवल पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में जो पढ़ा आपने जैसे टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज उसके साथ में उसी के एमसीक्यू निकालते हैं तो आपकी उस टॉपिक पर पूरी अप्रोच दृष्टि तैयार हो जाती है।
बिल्कुल सर। और वही आपने किया, ये बहुत शानदार आपकी रणनीति रही और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, एक सिविल सेवक की तैयारी, मतलब सिविल सेवा जो पीसीएस की हम तैयारी करते हैं, उन दोनों में कितनी कनेक्टिविटी है और क्या उसका फायदा कैसे आप ले पाए? सर जी सर, बिल्कुल भी अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो सर कनेक्टिविटी यहाँ से है कि हमारा नेट जेआरएफ का एग्जाम पेपर फर्स्ट जो वास्तविकता में टफ लगता है बच्चों को, तो पेपर 1 की आपने कैसे तैयारी की? यहाँ थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, कल भी मुझे भूगोल के विद्यार्थी बोले थे सर ज्योग्राफी तो शानदार हो गया, पेपर 1 टफ आया, आपने उसको कैसे आसान किया, क्या सहयोग लिया? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर 1 टफ रहता था, मुझे भी अपने अध्ययन के दौरान टफ लगा, उसकी लॉजिकल रीजनिंग और बहुत से ऐसे टॉपिक। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था कि 35 और 40 के समथिंग नंबर आए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे 30 से ऊपर नंबर कभी नहीं आए। अच्छा। तो आप उसको ज्यादा फोबिया मत बनाइए, आप अपने सब्जेक्ट में इतना मजबूत रखिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट आपको हर जगह सहयोगी होना चाहिए और वही होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जब जीआरएफ हुआ था, मेरे 29 या 28 क्वेश्चन ही सही थे, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर थे, तो उसकी वजह से मेरा जीआरएफ ही हो गया था। तो हमें भी फर्स्ट पेपर में केवल वो टॉपिक निकालना है जिससे हमारे काम चल जाए, जैसे कंप्यूटर साइंस है, हायर एजुकेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो कैसे पढ़ा आपने? जी सर, इस संबंध में सर शिव सर की वीडियो बहुत अच्छी सहयोगी रही है, उन्होंने हायर एजुकेशन में बहुत शानदार मेहनत करवाते हैं। जी सर, मतलब कि शिव सर की वीडियो, उनकी प्रैक्टिस, एमसीक्यू जितनी भी रही है, मैंने उनको फॉलो किया और उससे मेरा हायर एजुकेशन कभी गलत नहीं होता था। और तो ऐसे हमें लगता है कि आप पूरी 10 यूनिट तैयार करने की ओर फोकस मत करिए नेट में फर्स्ट पेपर के लिए, आप केवल वो यूनिट निकाल लीजिए जिससे आपका काम चल जाए, और मुझे लगता है कि आप 35 के समथिंग आराम से पहुंच जाएंगे। और फिर आपको मतलब केवल जेआरएफ ही तो क्वालिफाई करना है, तो उतना निकाल लीजिए, आप एवरेज हो जाए बस की, बस सर, वो एक रेशियो आ जाए कि आपका बस इधर सब्जेक्ट अच्छा हो रहा है और पेपर में आपका जेआरएफ हो जाए बस। बिल्कुल सर। तो साथ में अब विद्यार्थी बहुत सारे पूछते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने, सिविल सेवा का दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या ऐसा अलग किया हुआ, कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ते थे, ऐसा क्या खाते थे, बादाम खाते थे? यादाश्त आपके ज्यादा थी, क्या थी? हाँ सर, ये बात भी सर बहुत जरूरी है कि पढ़ाई आपने, क्योंकि ये सब बच्चों को बहुत लगता है, मतलब मुझे भी उस समय थोड़ा सा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है सर कि पढ़ाई हमारी जो है वो घंटों के आधार पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कि क्या होता है कि घंटों से तो हम ये तो कर लेते कि हमने 10 घंटे पढ़े या 15 घंटे पढ़े, लेकिन एक्चुअल में हमारी क्वालिटी क्या रही, हमने गुणवत्ता पे फोकस किया कि नहीं किया। आपने मान के चलो कि यूनिट 10 पढ़ ली, आपकी गुणवत्ता 50 ही नहीं निकली, बहुत कम गुणवत्ता है। तो जो मेरा सर व्यक्तिगत रहा है कि मैंने हमेशा गुणवत्ता पे काम किया है, कि हमारा मतलब टॉपिक कंप्लीट करने में हो सकता है कि आपको 18 घंटे भी लग जाए, तो आप 18 घंटे दीजिए, और आपको टॉपिक यदि 5 घंटे हो 2 घंटे में भी कंप्लीट हो रहा है, टारगेट बेस्ड तैयारी, आप 2 घंटे पढ़िए, एंजॉय करिए। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप उस टॉपिक को कंप्लीट करिए। आप जब तैयारी करते थे, जैसे मान लो 10 घंटे पढ़ लिया या जो एक टॉपिक का टारगेट लिया वो पूरा हो गया, थकान होने लग जाती, क्या करते थे आप? रिलैक्स होने के लिए क्या करते थे? हाँ सर, ये बात भी सही है सर। रिलैक्स होने के लिए सबसे पहले सर मैं अपनी फैमिली से बात करता था। ये बहुत बढ़िया बात, क्योंकि वहां से एक ताकत मिल जाती है। बिल्कुल सर, मैं फैमिली से बात करता था, मैं मौसी से बात करता, अपनी दीदी से बात करता था, मेरे जीजा जी भी शिक्षक हैं तो उनसे बात करता था, और दोस्तों से बोलता था चलो यार घूम के आते हैं। हाँ, तो छतरपुर में भी जो अच्छा था, फिर कालांतर में मैं इंदौर आ गया, तो इंदौर में भी अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने की है, तो खाने पीने के लिए निकल जाता था, पार्क में बैठता था। तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी जरूरी हैं। कई बार मैं अपन लोग क्या करते हैं सर कि अध्ययन के दौरान नहीं यार मैं नहीं जा रहा हूँ, या नहीं यार मेरे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, अपन लोग लाइब्रेरी में अंदर हैं, मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और आउटपुट नहीं आ पाता है। इसमें जैसे बहुत अच्छी बात कही कि कई बार विद्यार्थी क्या है, टारगेट लेता है मुझे इतना पढ़ना ही है, हाँ, मतलब जानबूझ के वो बैठे रहते हैं, एफिशिएंसी नहीं आती है, और उस एफिशिएंसी नहीं आती है तो वो उल्टा नुकसान होता है। इससे अच्छा है कि 1 घंटा बाद घूम के आ जाओ, उसका आउटपुट वो आपको ज्यादा मिल जाएगा। बिल्कुल तो इतना एक रिजिड भी नहीं होना है कि बस मुझे बैठे रहना, मुझे 1 घंटा पार्क में जाके वेस्ट नहीं करना या दोस्तों से बात नहीं करनी है, तो वहां पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो उससे आपको एक वापस पढ़ाई में सरसता आ जाती है, बर्डन कम हो जाता है। जैसे सर यहाँ एक बात और इंक्लूड करना चाहता हूँ
कि हम लोग अध्ययन के दौरान थोड़ा आस्तिक नहीं होते, मतलब नए विद्यार्थियों में ये थोड़ा सा चैलेंज कई बार रहता है कि कई बार सफलता असफलता के दौर में हम लोग थोड़ा सा आस्तिकता की ओर नहीं उतना रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो धर्म अध्यात्म है वो हमें बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो आप सुबह से कुछ नहीं तो नॉर्मल नहीं भी आप धर्म अध्यात्म के आधार पर तो कोई भी बुक पढ़िए, जैसे भागवत गीता का है, रामचरितमानस है, तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से तो नहीं, लेकिन मैंने इनको जब भी मन किया, जब भी ऐसा लगा तो मैंने सर उनको पढ़ा भी है, वीडियो भी देखते हैं। जैसे कि आजकल तो इतने मतलब बताने वाले हैं, जैसे कुमार विश्वास जी हैं, प्रेरणानंद महाराज जी हैं, तो आप उनको देखिए। जब आप देखते हैं, उनको सुनते हैं, जैसे हनुमान जी के चरित्र को आप देखिए, भगवान श्री राम के चरित्र को देखिए, इनके चरित्र मतलब हमें अपने आप साहस देते हैं कि क्या था भगवान के पास, मतलब जब वो बाहर निकले, लेकिन उन्होंने जब कहते ना कि आप बढ़ते गए काफिला बनता गया, तो उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ है। और परिवार सर, कई बार विद्यार्थी जीवन में हम लोग परिवार से दूरियां बना लेते हैं कि ये चीज परिवार को क्या बताना, अरे भैया को क्या बताना। तो मैं इस मामले में सर बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे 3 बड़े भाई और बड़ी दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया इस मामले में। तो वो हमेशा ये चीज बोलते थे कि नहीं, और तू कर जाएगा, तू कर जाएगा। तो उन्होंने कभी भी मतलब ये चीज नहीं बोले कि नहीं हो पा रहा है। असफलताएं आती थी, उस दौरान भी आई, लेकिन उन लोगों का, और मेरे पिताजी जो है वो अभी पूर्व में 2 महीने पहले स्वर्गलोक गमन हो गया है उनका, तो वो हमेशा ये चीज बोलते थे। अब चूंकि सर हम लोग भी कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से ही बिलोंग करते हैं, तो पिताजी को उतना तो ज्यादा नहीं पता था कि क्या होता है, क्या करना है, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये से जो कुछ करना है इसे करने दो। तो एक विश्वास भी होता है कि ये कर लेगा। वो विश्वास सर हमें बना के भी रखना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब अगर परिवार का हमारे ऊपर विश्वास है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वो तोड़ना भी नहीं। क्योंकि कभी अगर आप विश्वास तोड़ते हो तो वास्तविकता में आप अपने परिवार का विश्वास नहीं तोड़ रहे हो, आप जिस पृष्ठभूमि और जिस क्षेत्र से आ रहे हो, आपने कई बच्चों के रास्ते बंद कर दिए। बिल्कुल सही है। तो अपन लोग सब छोटे छोटे क्षेत्रों से आते हैं, तो वहां ये जरूरी होती है कि केवल आप नहीं निकले हो, अब आपके साथ आपका परिवार आगे बढ़ने की ओर गया, आपका समाज आगे बढ़ रहा है, आपका पूरा बैकग्राउंड आगे बढ़ रहा है, आपका बैकग्राउंड आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं ऐसी नगरी से हूँ और मुझे ये सौभाग्य है कि मुझे नगर के लोगों ने इतना मतलब उत्साहित किया है चीजों के लिए, और उससे मुझे बल मिलता था कि यार मुझे नगर को भी कुछ चीजें दिखानी है, बतानी है। आज मतलब इसके पूर्व जब रिजल्ट आया तो मेरे नगर वासियों ने मतलब इतना मुझे प्रसन्न किया, इतना प्रेम स्नेह दिया कि लगा कि नहीं, नगर से कुछ चीजें उनको लगता है कि हमारा नाम रोशन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बाबा बागेश्वर धाम की नगरी से आते हैं। बिल्कुल सर, तो ये तो सब उनका सौभाग्य है कि उन लोगों की वजह से, जैसे कि और एक नाम चलता है हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल का, कि कहते हैं छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, और जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते हो। क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने उनका एक संघर्ष देखिए आप, मतलब कि 12 वर्ष की उम्र में उनके पास कुछ नहीं था, माता पिता का देहांत हो गया था, तो उन्होंने मतलब इतना विशाल साम्राज्य बुंदेलखंड को स्वायत्तता प्रदान की। तो मुझे लगता है सर इन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। हमारे पास तो आज बहुत कुछ है सर, उस जमाने में उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मतलब कि यहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिए। तो हमारी बुंदेलखंड की भूमि तो सर रणबांकुरों से भरी पड़ी है, आला उदल जैसे सर बड़े बड़े सूरमा रहे हैं, तो हमें अपनी उन क्षेत्रीयता को स्वीकार करना चाहिए और उनसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। झांसी की रानी का सर सबसे बड़ा मोटिवेशन है महिलाओं के लिए, हम सब के लिए सदाबहार है, बिल्कुल सदाबहार मोटिवेशन है। तो उस धरती से आते हैं, रणबांकुरों की धरती से आते हैं राजेंद्र, और शानदार आपने मेहनत की और ये मुकाम पाया है। और आगे भी आप जहां पे भी जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वहां पे भी अपना आप नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। और यहाँ पे अंत में हम ये कहेंगे कि लगभग सारी चीजें निकल कर आ गई हैं। यहाँ पर जब व्यक्ति सफल होता है, सफलता में सब लोगों का साथ होता है ना, थोड़ा थोड़ा सबका साथ होता है, तभी हम आगे विकसित होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। तो जो आपके करीबी हैं उन सब के लिए, किसी के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मुझे यहाँ तक पहुंचाने में सर जिनका भी योगदान रहा है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं सर ये मानता हूँ कि जब आप संघर्ष करते हैं तो आपके संघर्ष के साथ साथ ये लोग भी बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। बिल्कुल। आपके साथ आपके माता पिता, जो भी किसी के मामा रहते, किसी के नाना नानी रहते, तो वो भी उतना ही संघर्ष करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि
हमें अपने बच्चों को, खासकर महिलाओं को या बच्चियों को मतलब रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज अभी मैंने कल ही का पेपर देखा, तो इसमें जयपुर से ही एक महिला है, उन्होंने प्रैक्टिकल इसे राजनीतिक विज्ञान से अभी 55 वर्ष में असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक किया है। मैं कल ही उनकी स्टोरी पढ़ रहा था। तो ऐसी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। तो हम परिवार से यही कहना चाहते हैं कि इनको सहयोगी बनाइए, इनसे आगे बढ़िए और इनका समर्थन करिए। एक सर अंतिम कड़ी में ये बोलना चाहता हूँ कि हमें मोटिवेशन आंतरिक रूप से लेने की जरूरत है। हम किसी स्टोरी, चूंकि आज रील्स का कल्चर बढ़ चुका है, रील्स का, और हर कोई मोटिवेशनल जो है स्पीकर बन रहा है। हाँ सर, तो हमें लगता है कि वो रील्स हमें बाहर रूप से तो अभिप्रेरित कर देगी कि आप थोड़ा सा देखोगे और फिर पढ़ने बैठ जाओगे, क्षणिक रूप से रहेगी, लेकिन आंतरिक मजबूती हमारे अंदर कैसे आएगी? तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी पृष्ठभूमि को देखें, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। मैंने जैसे अभी पूर्व में जब भी ऐसे मौके मिले तो मैं इस चीज को बोलता हूँ, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि आप अपनी पृष्ठभूमि को देखिए कि अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर सकते हैं, आप फर्स्ट एसी का टिकट कर सकते हैं, तो आप कम पढ़िए, नहीं पढ़िए। अगर आप आवश्यकता ही नहीं है, आप अगर जनरल में सफर कर रहे हैं, बिना टिकट सफर कर रहे हैं और अगर स्लीपर में सफर कर रहे हैं, तो आपका ये मोटिवेशन बिल्कुल कि मुझे अपने बैकग्राउंड को चेंज करना, मुझे उसको आगे लेके जाना है। आप किसान के पुत्र हैं, तो आप किसान से सीखिए, उसको अभिप्रेरित अपना बनाइए, आधार बनाइए। वो कल के कहाँ सोचता है सर? आप देखिए कि किसान सर रात में पानी लगाता है इतनी ठंड में, कितनी मार्च और अप्रैल की गर्मी की धूप में भी वो संघर्ष करता है। उसे नहीं पता है कि मेरी फसल घर तक आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, लेकिन वो कल की नहीं सोचता है, वो कितना आशावादी है। तो हमें उन्हीं से ही, अपने पिता को आशावादी बनते हुए देखिए ना, उन्हीं से सीखिए कि हमें कैसे कुछ करना है। किसान सबसे बड़ा जो है आशावादी होता है। बिल्कुल सर, तो किसानों से सीखना चाहिए कैसे धूप में, कैसे ठंड में, है ना, दिन रात, जहां कभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि फसल जब पकेगी 6 महीने के बाद मैं उसको घर लेकर जाऊंगा, फिर भी वो दिन रात पसीने की मेहनत करता रहता है। तो ये एक विद्यार्थी को सीखना चाहिए। जैसे आप कल भी बोल रहे थे कि विद्यार्थी जीवन सबसे आसान है, ऐसी लगी हुई है लाइब्रेरी, ये पढ़ना है। हाँ सर, इसमें एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, कई बार ये बच्चों पे भ्रम रहता है कि मुझे बड़े शहर पढ़ने जाना है या मेरी यहाँ से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आज बच्चों का सहयोग बनाया है, और आप जहाँ हैं आप मत उससे ज्यादा प्रयास करिए। अगर आपको लगता है कि हम बड़े शहर जा सकते हैं, चले जाइए। नहीं जा पा रहे हैं तो आप जिस स्थान में हैं आज वहां आपके पास मटेरियल पहुंच रहा है। इसके लिए तो सर आपका ही धन्यवाद है कि आपकी टीम ने इतना कुछ मतलब प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल तो सर्वाइव करिए, उसमें देखिए तो कितना कुछ है। आपने मतलब कि इतना मटेरियल दे दिया है, आपकी बुक्स से ये तो आप घर घर पहुंचा रहे हैं। और इससे देखिए कि मतलब कि कई अभी जो हमारे साथ की मतलब महिलाएं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है, उन्होंने घर से ही पूरा सब कुछ किया है और आपने उसमें पूरा योगदान दिया है कि घर घर आपने मटेरियल पहुंचाया है। तो हमें अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको एक चुनौती ना बनाते हुए, जहां हम हैं हमें वहीं रहते हुए भी आगे बढ़ना है। और आपके पास मटेरियल पहुंच रहा है, आप उसको स्वीकार करिए। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जो कंटेंट, जो क्लासेस जो है बड़े शहरों में होती है वो आपके हाथ में है, आपके मोबाइल में है। बस आपका पढ़ने का एक जुनून, जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है। तो आपका बैकग्राउंड या छोटा शहर अब वो समस्या या वो चुनौती नहीं रहा है। बिल्कुल सर। बस आपको सोचने का एक नजरिया चेंज करना है और एक संकल्प लेना कि मुझे बस करके दिखाना है। और वो करके दिखाया है राजेंद्र ने। और बहुत बड़े शहरों में भी नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग में छतरपुर में उसके आसपास पढ़े हैं और साथ में ट्राइबल एरिया में रहते हुए उसके साथ तैयारी करते हुए उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से एक बार पुणे में आपको बधाई दूंगा। और लास्ट में कुछ जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 2 शब्द प्रेरणादायी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जिस भी उम्र में हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने अतीत को मत देखिए, बस आज से ही आप शुरुआत कर दीजिए। एक कहावत है कि जब जागे तब सवेरा। बिल्कुल सही। तो आप ना उम्र देखिए ना अपना अतीत देखिए। और हाँ, इसमें सर एक बार ये जो चैलेंज बनता है कि मैं अपनी क्लास में टॉपर नहीं रहा हूँ, मैं नीचे रहा हूँ, मेरा उच्च अंक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सब कोई कर लेता है। मैं अपना बताऊं सर, मुझसे कई सीनियर्स रहे और टॉपर रहे, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज परसेंट रही है। बस मेरे अंदर एक चीज थी कि मुझे करना है,
अपने परिवार के मतलब एक समर्थन देना है, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करना है। तो बस मैंने निरंतरता बनाई, भटकाव नहीं रखना है हमें, बस सबसे मेन ये कि हमारी निरंतरता बनी रहेगी तो हम एक दिन पहुंच जाते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन जी ने कई बार ये मतलब उनके वक्तव्य चलते हैं कि आप ये मत देखिए कि किसी पेड़ को काटने के लिए आप 4 घंटे देना चाहते हैं तो उसमें आप 3 घंटे जो है अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए और 1 घंटा पेड़ काटने में बनाइए। तो हमें लगता है कि आप सबसे पहले अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, और आपकी स्ट्रेटजी आपके लक्ष्य को खोजने में बन चुकी है तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा जीवन है, बहुत यूनिक चीजें अपन को सीखने को मिलती हैं, और इस जीवन को आप भुनाइए भी। आपको शिक्षण भी प्राप्त करना है, अपने परिवार के साथ भी रहना है, दोस्तों के साथ एंजॉय भी करना है, इसको छोड़िए मत। केवल शिक्षा बस से आपको सब कुछ नहीं होने वाला है, आप जीवन के उन पहलुओं को भी जीते रहिए, वरना कल आप रिग्रेट करेंगे, आपको लगेगा कि यार काश उस समय भी मैंने ये चीजें कर ली होती। यहाँ पर बहुत शानदार 2 बातें जो है मैसेज से निकल के आ रही है। एक, आपकी निरंतरता, आपका धैर्य। दूसरा ये है कि विद्यार्थी पढ़ने के दौरान गंभीर हो जाता है। तो ये जो है राजेंद्र, ये बहुत मस्त बोले हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, और साथ में ये कि जैसे एंजॉय भी करना है ना, गंभीर इतना भी नहीं होना है कि आपके आसपास का माहौल ही जो है नेगेटिव हो जाए। तो मस्ती के साथ अच्छे से तैयारी करते रहें। और एक बात जो इन्होंने कही कि आपको एक संकल्प लेना है कि शुरुआत करनी है, जब आप सोच लोगे करना है तो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर उन 2 बातों में मैं कहना चाहूंगा कि असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की। बिल्कुल, जिसकी शुरुआत कर दी वो आपके लिए संभव हो जाता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि सफलता में जो है सभी जो है आपके साथ में होते हैं, असफलता में आपका परिवार, आपके मित्र साथ होते हैं। तो जब सफल हो जाते हैं तो उनको भूलना नहीं चाहिए। एक जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि आप सफल होने के बाद आपके यार दोस्त और आपका परिवार, उनको आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। हाँ सर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप व्यस्तता बढ़ जाती है, आप सक्सेस होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ जाती है। आप ये मत देखिए कि आप व्यस्त हो गए हैं तो उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, आप उसमें इश्यू मत निकालिए। आपको वास्तविकता में उनको समय देना है और देना चाहिए। और मैं इसमें अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भरपूर समय अपने इन सब मित्रों को, अपने परिवार को, मौसी को, सबको मैं देता हूं और देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण ये है सर कि हमें आज के समय में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल, तो इसको नहीं भूलना है, क्योंकि पता चला कई बार क्या होता है कि सब कुछ आ जाता है और हमारी काया ही जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। इस सेवा में आप आए हो, आपके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शारीरिक सुख यदि नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने दिन की शुरुआत हमें अपने एक्सरसाइज इन सब चीजों से करना है, धर्म अध्यात्म से जुड़ाव रखना है, परिवार को जो है उसको सहयोगी बनाना है, मित्रों के साथ एंजॉय करते हुए सकारात्मक माहौल बना के रखना है। सफलता मिल जाती है। सफलता बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफल होने के लिए आप कर क्या रहे हो ये बहुत बड़ी बात। मतलब कि जैसे ये गांधी जी कहते हैं कि आपका साध्य जो भी है लेकिन साधन भी पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो आप जो आपका साध्य तो अच्छा है, लेकिन जो आप कर क्या रहे हो, जैसा कि राजेंद्र ने कहा, तो वो आपके साधन, आपका तरीका, आपका वे और एक जो आपको जीवन जीने का तरीका है वो अच्छा, शानदार, सरस होना चाहिए। जीवन में सरसता होनी चाहिए, एक वाइब्रेंट मूड में एक जीवित इंसान लगना चाहिए कि यस यार इनके साथ बैठेंगे तो मजा आएगा, ये चीजें होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा राजेंद्र आपसे बात करके, और काफी बहुत सामान्य बातों में आपने बहुत गहन जो है विचार और बातें कही। मुझे लगता है कि हजारों विद्यार्थी आपसे प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। और आपके जो भी साथी, परिवार, यार दोस्त रहे, उन सबको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगा कि आपके सहयोग से जो है राजेंद्र यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी जयपुर तक पहुंचे हैं और इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। और भी ये तो अभी एक शुरुआत है, और मुझे लगता है कि मुझे तो राजेंद्र में एक नेता दिखता है भविष्य में कि ये आगे चुनाव लड़ेंगे और अच्छा करेंगे। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वाक्पटु भी हैं, बोलते भी अच्छे हैं और अच्छा व्यवहार है, फ्रेंडली हैं। मुझे कल से जब से हम मिले साथ में, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हम कल ही मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना एक रिश्ता है, ऐसा महसूस होने लग गया है। सर बिल्कुल सर, इस संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि हो सकता है सर कुछ ऐसे जुड़ाव रहते हैं, हमें किस मूड में कौन मिलने वाला है हमें खुद पता नहीं रहता। ये एक जीवन यात्रा है। ये जीवन यात्रा है। कभी जब आपकी क्लास देखते थे तो ये नहीं सोचा था कि कभी जब मुलाकात होगी तो इस प्रकार से इतनी फैमिलियर मुलाकात होगी
और आपने कल से आज तक वास्तविकता में एक छोटा भाई समझ के मतलब जो प्रेम दिया है, इस प्रकार से जब इतना सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जयपुर में मेरा कोई नहीं है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा परिवार है। जो स्टाफ ने और सभी सहयोगी इतने रहे हैं सर लोगों ने, अब ऐसा लगता है कि वास्तविकता में मैं बार बार जयपुर आऊं और आप लोगों से जो सानिध्य प्राप्त करूं और आप लोगों का प्रेम। अभी बुंदेलखंड आना हुआ था, आपने बुलाया भी था, इस बार आएंगे तब जरूर बाबा बागेश्वर धाम का हम जो है दर्शन भी करेंगे, आपके घर भी आएंगे। तो चलिए साथियों, बहुत अच्छा लगा। अगेन आप सभी की तरफ से मैं बधाई दे रहा हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप आगे वापस एसडीएम बन के आएंगे, एक और इंटरव्यू और करें और बातचीत करें, तो बातचीत का सिलसिला और जारी रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, सब सफलता मिलेगी। धैर्य और निरंतरता जो लास्ट में राजेंद्र ने आपको कहा है, उस बात को आपको ध्यान में रखना, जहन में रखना है। धैर्य और निरंतरता ही आपको सफल करेगी, आपका इतिहास लिखेगी। बस मैं अब अंतिम कड़ी में एक ये लाइन कहना चाहता हूँ कि मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसने भी यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे साथ ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना सहयोग बनाए रखें। और हो सकता है कि कई बार मतलब कि चुनौतियों में हम थोड़ा सा उलझ जाते हैं, लेकिन आप लोगों के प्रेम स्नेह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे वो प्रेम स्नेह अभी हमेशा चाहिए। मेरे पिता मतलब भले प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप लोग अपना प्रेम बना के रखिए, बस वही मेरे लिए आशीर्वाद। बिल्कुल। चलिए साथियों, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई दास्तान और कहानी के साथ।